देखिए आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो थर्मो मीन्स होता है हीट एनर्जी। थर्मो मतलब क्या होता है? हीट एनर्जी। क्या? हीट एनर्जी। और डायनेमिक्स मतलब होता है मोशन। डायनेमिक्स मतलब क्या होता है? मोशन। यानी कि यह फिजिक्स का ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी मोशन में कैसे बदलेंगे, ये इस टॉपिक में पढ़ना है। और यहीं से हमारा साइंस जो है सबसे आगे बढ़ा था। और याद कीजिए, सबसे पहले इसका खोज इंग्लैंड में हुआ था, औद्योगिक क्रांति, है ना। और आप लोग एगो कहानी बचपन से सुनते आ रहे होंगे, जेम्स वाट, स्टीम इंजन, है ना। तो हीट एनर्जी को आपका मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है और किस तरह से वर्क करता है, यही सारा प्रोसेस इसमें पढ़ना है। लेकिन तो आपको पता है कि इसका एक इंजीनियरिंग में अलग ही ब्रांच होता है, यानी 4 साल जब उसमें पढ़ा जाता है, फिर बीटेक के बाद एमटेक, पीएचडी। तो सोचिए इसमें कितना पढ़ना होगा। यानी थर्मोडायनेमिक्स का जो है हम लोग ना एबीसीडी पढ़ाएंगे। यानी थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत ये वर्क कैसे करता है, आपका बाइक का इंजन कैसे वर्क करता है, कार का इंजन कैसे काम करता है ना। उसका सिंपल पिक्टोरियल डायग्राम पढ़ेंगे और उसके हिसाब से बात को समझेंगे। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब सीधा यही हुआ कि हीट एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले वही लिखेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द कन्वर्शन of heat energy into मैकेनिकल एनर्जी, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपको थर्मोडायनेमिक्स। मतलब ये फिजिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें बहुत सारा टर्म पहले जानना है, जो टर्म आप अभी तक नहीं पढ़े हैं, है ना। उस टर्म को जानना है और टर्म जानेंगे तब काम होगा, है ना। तो टर्म में बहुत सारा टर्म है ना। तो पहले तो आपको हम लोग पढ़ चुके हैं कि हीट एनर्जी क्या होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करता है ना। तो वो सब टर्म नहीं, इसमें जो मेन टर्म है वो पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक होगा टर्मिनोलॉजी, है ना। टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला टर्म आप लोग देखेंगे, सिस्टम। यानी यहां पर पूरा नाम होगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, यानी कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपका क्या होता है। तो कहता है वैसा सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब वैसा होता है कि वैसा सिस्टम, यानी बात समझ लीजिए, वैसा सिस्टम जो एक बॉन्डेड एरिया के अंदर हो, मतलब क्लोज बॉन्डेड एरिया हो, और उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स का फिनोमेना की घटना घटित हो। मतलब समझ लीजिए, यानी कि ऐसा क्लोज बाउंड्री, जैसे आपका बाइक के आगे एक रहता है इस तरह से छोटा सा इंजन रहता है, तो वो हो गया एक क्लोज बाउंड्री हो गया। तो वो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया, है ना। आप डीजल इंजन चलते देखे होंगे, फट 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 करता है शादी ब्याह में। तो वो इंजन जो है ना, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया वो, और वो उसका पूरा सिस्टम हो गया। यानी कि आप सीधा कह सकते हैं, कोई क्लोज बाउंड्री के अंदर यदि थर्मोडायनेमिक्स की घटनाएं घटित होती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं
the close boundary in which thermodynamic phenomena occurs is known as क्या? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। यानी कहने का मतलब किसी भी क्लोज बाउंड्री के अंदर जो आपका थर्मोडायनेमिक्स की घटनाएं घटित हो, यानी हीट से रिलेटेड जो भी घटनाएं घटित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। तो इतना को स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर आगे बढ़ेंगे। ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट, हमें उम्मीद है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो है आपका जो है देख रहे हैं अगला टर्म देखिए इसमें नेक्स्ट टर्म है, उस टर्म को देखते हैं। नेक्स्ट टर्म में ये है कि आपका अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने तरह के होते हैं? तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम यहाँ पर फिजिक्स में 3 तरह के होते हैं, है ना? लिखेंगे देयर आर 3 टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देयर आर 3 टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। 3 तरह का थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है। कितने तरह का? 3 तरह का थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है। और सबसे पहला जो होता है, पहला दूसरा क्या, तीनों नाम लिख दे रहे हैं, है ना? ओपन, ऐसे पूरा नाम होता है ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, लेकिन हम लिखेंगे सिर्फ ओपन सिस्टम, ठीक है? ओपन सिस्टम। और दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होता है? यानी कि ओपन सिस्टम में ये होता है एनर्जी, या लिख सकते हैं इन दिस सिस्टम एनर्जी as well as matter both exchange between system and surrounding, surrounding। देखिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी और मैटर अगर दोनों ट्रांसफर होने लगे तो उसको कहते हैं ओपन सिस्टम, है ना? उसको क्या कहते हैं हम लोग? ओपन सिस्टम कहते हैं। अब ओपन सिस्टम में एग्जाम्पल क्या होगा? टैक्स का एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल होगा ओपन सिस्टम का। आप क्या कीजिए, एक ग्लास ले लीजिए और उसमें पानी रख दीजिए,
हॉट वाटर, हॉट वाटर है। अब बताइए, जब हॉट वाटर है तो इस सिस्टम से हीट भी बाहर जाएगा और मैटर भी बाहर जाएगा, दोनों जाएगा, यानी पानी भी बाहर निकल जाएगा उस ग्लास से, यानी हीट भी बाहर निकल गया और मैटर भी बाहर निकल गया, यानी कि पानी जिसको कहते हैं वाटर। इसका मतलब क्या, ओपन सिस्टम हो गया। इस सिस्टम से सराउंडिंग में हीट और मैटर दोनों का ट्रांसफर हो गया, उसको कहते हैं हम लोग क्या, आपका ओपन सिस्टम। दूसरा है क्लोज सिस्टम, यानी क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, शॉर्ट में हम बोले लिख रहे हैं, इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम ओनली, इन दिस सिस्टम ओनली हीट एनर्जी exchange between system and surrounding। यानी इस सिस्टम, इन दिस सिस्टम ओनली हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब इसमें क्या कीजिए, क्लोज वेसल ले लीजिए, यानी ये बर्तन जो है ना क्लोज्ड है, पूरा क्लोज्ड है। क्या है, क्लोज है चारों तरफ से, क्या है, क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड है, इसमें हॉट वाटर है, क्या है, हॉट वाटर है। तो देखिएगा, एक बोतल में गर्म पानी रख दीजिए और बोतल से क्या होगा, हीट एनर्जी सिर्फ बाहर जा सकता है। अब आप याद कीजिए, सब लोग स्प्राइट, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप पिए होंगे, घर में भी रखे हुए होंगे अभी भी, है ना। आप बताइए, फ्रिज में जब रखिएगा तो उसके अंदर का मटेरियल जो है ठंडा हो जाता है, फिर बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। जब गर्म हो जाता है तो आप ही बताइए, यानी हीट एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन क्या 100 बार बोतल को फ्रिज में रखिए, बाहर निकालिए, फ्रिज में रखिए, बाहर निकालिए, तो उसके अंदर में जो आपका स्प्राइट या कोको कोला का जो अमाउंट है, क्या वह अमाउंट जो है आपका घट जाएगा या बढ़ जाएगा, तो सेम रहेगा। इसीलिए इसे मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि क्लोज है, ओनली एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो ओपन में दोनों ट्रांसफर होगा, क्लोज में सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, है ना। उसका एग्जांपल वो हुआ। और एक तीसरा जो लास्ट में है, तीसरा जो लास्ट में है वह है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम both energy and matter never exchange between system and surrounding, system and surrounding। यानी आप समझ सकते हैं, इन दिस सिस्टम में जो है आपका एनर्जी और मैटर दोनों में से कोई कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। अब सोच लीजिए, कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा दोनों में से कोई। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों में से कोई ट्रांसफर नहीं होगा, उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, है ना। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम हम 100% बना नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्राई किए हैं, हमारा साइंस बढ़ा है तो बनाने की कोशिश किए हैं, और वह होता है थर्मस या थर्मोफ्लास्क। आप देखते होंगे ओरिजिनल, जो अगर थर्मस होगा, है ना, मिल्टन मिल्टन का जो आता है थोड़ा सा कॉस्टली वाला जो रहता है, उसमें देखिए कि अगर गर्म पानी रख दिए ना सुबह, तो 3 दिन तक नहीं खोली, खाली ढक्कन नहीं खोलना है आपको, तो 3 दिन के बाद भी खोलिएगा तो गर्म का गर्म ही रहेगा, है ना। क्या होगा, हॉट का हॉट ही रहेगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ, हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर याद
यहाँ पर समझ लीजिए कि हर हाल में आपका जो है, आपका हम लोग कोशिश किए हैं आइसोलेटेड सिस्टम बनाने का, लेकिन बना नहीं पाए हैं। लेकिन आप बताइए क्या, अब वो थर्मोफ्लास्क जो आप खरीद के लाए हैं बहुत अच्छा लगा, 3 दिन तक तो गर्म है, लेकिन 1 साल तक छोड़ दिए, तब धीरे धीरे उसके अंदर ठंडा हो जाएगा पानी। इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम 100% बनाना मुश्किल है। आए बात समझ में कि नहीं? तो आप लोग से एक प्रश्न है, क्वेश्चन है, जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, है ना। प्रश्न ये है कि तीनों सिस्टम में से सबसे अच्छा सिस्टम कौन है? बोलिए, जिनको मन करे बोलिए। सर ओपन सिस्टम सर। ओपन सिस्टम सर। आइसोलेटेड। कौन? सेकंड सर, सेकंड। ओपन सिस्टम सबसे अच्छा सिस्टम है ना? यस सर। यस सर। कहाँ पढ़े हैं? सर केमिस्ट्री क्लास। अच्छा, तो केमिस्ट्री में वो ओपन है, लेकिन फिजिक्स में तो नहीं ओपन होगा, वो तो गलत एग्जाम है। क्लोज होगा सर, क्लोज। आइसोलेटेड। ओनली आइसोलेटेड सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम, बस इतना ही याद रखिए। ओपन सिस्टम सबसे खतरनाक सिस्टम है, इसमें वर्क होगा ही नहीं, काम कभी ये कर ही नहीं सकता है। मतलब हीट एनर्जी को आप मैकेनिकल में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते ओपन सिस्टम में, यानी कि आपको एनर्जी देंगे, रिजल्ट नहीं होगा। देखिए, स्टूडेंट भी 3 तरह के होते हैं, एगो ओपन सिस्टम वाला स्टूडेंट होता है, एगो क्लोज सिस्टम वाला, एक आइसोलेटेड वाला। ओपन सिस्टम वाला क्या होता है, एकदम पूरा दोस्ती 10-20 हजार से लोग किए रहेगा, है ना, पढ़ाई में तो मन लगा नहीं तो सीधे रोड पर घूमते रहेगा। दिस इज द ओपन सिस्टम। मतलब कभी क्लास में, कभी कुछ, कभी कहीं, ये ओपन सिस्टम हो गया। अब बताइए उसका रिजल्ट कितना अच्छा होने वाला है, कितना उसका वर्क डन होने वाला है। हाँ, क्लोज सिस्टम है ना। क्लोज सिस्टम में क्या है कि आपका ये स्टूडेंट जो है क्लास में आएगा, दोस्तों से बात करेगा, लेकिन घर में जाके बंद हो जाए तो फिर आपके लिए वो बाहर नहीं आएगा। दिस इज द क्लोज सिस्टम। उसका रिजल्ट थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन हाँ, क्लास में आएगा तो इधर उधर करेगा, रोड पर घूमेगा, लेकिन घर जाने के बाद फिर लौट के नहीं आएगा, क्योंकि उसके मम्मी पापा बहुत टाइट है, बाउंड्री लगा दिए चारों तरफ कि तुमको घर में आने के बाद जाने नहीं देंगे। तो दिस इज द क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम जो है ना, अजूबा सिस्टम है। ये तो स्टूडेंट को खुद ही समझना पड़ेगा कि क्लास में भी आइसोलेटेड हैं, और रोड पर भी आइसोलेटेड हैं, और घर में भी आइसोलेटेड हैं। तो जितना भी आपका एनर्जी है वो 100% वर्क डन में कन्वर्ट कर जाएगा। यानी आइसोलेटेड सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम। यानी आइसोलेटेड सिस्टम में वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, सबसे अच्छा होगा। इसीलिए याद कीजिए, जितना भी हीट इंजन होता है ना, उसके चारों तरफ इंसुलेटिंग मटेरियल डाला जाता है। आप याद कीजिए, आपके बाइक के आगे जो होता है कटिंग कटिंग वाला हीट इंजन जो होता है ना, बाइक के आगे जो हीट इंजन जो कटिंग वाला होता है ना, उसको, उसमें देखिएगा इंसुलेटिंग मटेरियल डाला रहता है। यानी आइसोलेटेड सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम। ये लास्ट में अपने मन से लिख लीजिएगा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए हम आपको जो है बाइक दिखा रहे हैं एक, रुकिए पहले। देखिए बाइक दिख रहा है आपको मेरे मोबाइल में, ये बाइक अच्छा सा है ना। तो बाइक का इंजन देखिए ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है ना आपका, ये वाला पोर्शन, ये आगे वाला जहां से साइलेंसर वाला पाइप निकला हुआ है, कहाँ, ये साइलेंसर का जो पाइप निकला हुआ है आपको इधर से, है ना। देखिए ये साइलेंसर का जो पाइप निकला हुआ है ना, यही आपका क्या है, ये वाला इंजन जो है बाइक का इंजन है, देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर जो बाइक का इंजन, हम कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि बाइक का इंजन जो होता है यहाँ पर, है ना, आपका कोई भी बाइक का इंजन ले लीजिए, है ना। तो जो बाइक का इंजन होगा सबसे आगे वाला पोर्शन जो अगला चक्का के जस्ट बाद होता है, वहां पर देखिए जहां साइलेंसर निकलता है ना, वहां पर देखिएगा वो आपका लोहा का नहीं बना रहता है, ऐसे उसको हम लोग हिंदी में गांव भाषा में उसको कहते हैं बुंदा मटेरियल, ऐसे सेरामिक मटेरियल कहते हैं, जो ज्यादा हीट को हम लोग क्या कहता है, वो आपका ज्यादा हीट को सस्टेन करता है। यानी ज्यादा हीट को सस्टेन करने का मतलब हीट जो है वो ज्यादा आपका सस्टेन करेगा। देखिए इस बाइक में आपको दिख रहा होगा इस साइलेंसर में, तो जो ज्यादा हीट को वो आप, और वो क्या होता है आइसोलेटेड बनाने के लिए वैसा किया जाता है। कैसा किया जाता है, आइसोलेटेड बनाने के लिए सिर्फ, क्योंकि जब तक आइसोलेटेड नहीं बनाएगा तब तक वर्क डन वो अच्छे से नहीं करेगा कभी भी। इसीलिए यहाँ पर हम लोग को आइसोलेटेड सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए सराउंडिंग, तो सराउंडिंग क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को छोड़ करके यूनिवर्स में जो बचा हुआ स्पेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, सराउंडिंग कहते हैं, है ना। तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट जो कर दे उसको वाल कहते हैं, थर्मोडायनेमिक वाल कहते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक वाल क्या होगा, ये सब छोटा छोटा टर्म एक आध और लिखते चलिए, सराउंडिंग नहीं लिखते, सराउंडिंग समझते हैं आप लोग, है ना। क्या, थर्मोडायनेमिक वाल, थर्मोडायनेमिक वाल, है ना। तो लिखेंगे इट सेपरेट द thermodynamic system thermodynamic system from surrounding। ये जो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करता है, क्या, थर्मोडायनेमिक वाल। अब थर्मोडायनेमिक वाल भी दो तरह का होता है ना, यानी कि इट इज ऑफ टू टाइप, यह दो तरह का होता है। एक होता है सबसे पहले आपका डायथर्मिक वाल, इसी को कहते हैं कंडक्टिंग वाल। It allow the transfer of heat energy between system and surrounding, इसका सबसे फेमस एग्जांपल है वह मेटल बॉडी, यानी मेटल का दीवार अगर बना दीजिएगा तो एकदम हाईली डायथर्मिक वाल होगा, यानी कि कंडक्टिंग वाल होगा, ये हीट को आने देगा जाने देगा एकदम पूरी तरह से, ठीक है। अब एक होता है एडियाबेटिक वाल, है ना, दूसरा होता है एडियाबेटिक वाल। यह जो होता है एडियाबेटिक वाल को इंसुलेटिंग वाल भी कहते हैं, इंसुलेटिंग वाल।
यानी कि इसको इंसुलेटिंग वाल्व भी कहते हैं। और इट डू नॉट एलो, इट एलो क्या, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी between system and surrounding, between system and क्या, surrounding, between system and surrounding। यानी कि हीट एनर्जी को एक्सचेंज होने के लिए नहीं अलाउ करता है। कौन? आपका एडियाबेटिक या इंसुलेटिंग वाल्व। तो जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर दीवार दो तरह का, एक हीट को आने देगा जाने देगा और दूसरा हीट को आने जाने नहीं देगा। बात समझ लिया अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो एडियाबेटिक वाल्व ज्यादा अच्छा होगा कि डायथर्मिक वाल्व ज्यादा अच्छा होगा हीट इंजन के लिए? तो हीट इंजन के लिए एडियाबेटिक वाल्व ज्यादा अच्छा होगा, जो हीट को एक्सचेंज करने नहीं दे, क्योंकि जो सराउंडिंग में हीट चला जाएगा उसको आप वर्क में यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ प्रिफरेबल होगा कौन? एडियाबेटिक वाल्व होगा, जो हीट को बिल्कुल एक्सचेंज होने नहीं दे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। लेकिन आज तक ऐसा कोई मटेरियल हम लोग खोज ही नहीं पाए हैं जो हीट को एक्सचेंज करने नहीं दे। इसके पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे हीट ट्रांसफर में कंडक्टिविटी, है ना, एयर बैड कंडक्टर था, है ना। तो हम लोग हीट को कम एक्सचेंज करने के लिए इसमें क्वेश्चन ही बनाए थे कि ग्लास के बीच में एयर को कैप्चर कर देते थे। ये भी आपको समझाए थे कि कोल्ड स्टोरेज जो होता है ना, उसका दीवार जो होता है ना, दो दीवार होता है पैरेलल में। एक दीवार होता है, फिर बीच में गैप, और फिर एक दीवार होता है, और तब उसका बिल्डिंग खड़ा किया जाता है। और बीच में आपका एयर या फिर कुछ भूसा, थर्मोकोट, ये सब कुछ भी थर्मोकोल वगैरह डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है? हीट एक्सचेंज नहीं होता है, क्योंकि एयर जो है हीट का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन हीट इंजन बनाइएगा तो एयर का लेयरिंग थोड़ी दीजिएगा, उसमें तो मटेरियल का लेयरिंग देना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए आपका ऐसा कोई मटेरियल आज तक बना ही नहीं है जिसका आपका मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होने दे। हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि हीट ट्रांसफर नहीं हो जल्दी। तो याद कीजिए, मटेरियल में अगर सबसे ज्यादा हीट को जो रेसिस्ट करे और उसको सस्टेन भी करे, मतलब रेसिस्ट मतलब रोके भी, और उस हीट के ताकत को मतलब कि बर्दाश्त भी करे, नहीं तो आपका हीट के ताकत से वो बॉडी ही मेल्ट कर जाएगा। आप टेम्परेचर ज्यादा बनाइएगा, यानी कि देखिए आपका ट्रक का इंजन है ना, या बस का इंजन है। ट्रक का जो हैवी लोडेड ट्रक होता है, जिसका पावर जो होता है 3 लीटर 4 लीटर का होता है, 4000 सीसी 5000 सीसी का होता है ना, उसका अंदर टेम्परेचर 1200 डिग्री चला जाता है। अब 1200 और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो आयरन मेल्ट करने लगेगा, मतलब वो रेड होकर के मेल्ट कर जाएगा। तो कैसे आप बनाइएगा हीट इंजन? काम कैसे करेगा वो सिस्टम फिर, और उसका लोड को फिर वो सस्टेन कैसे करेगा? तो उसी लिए हम लोग सिरामिक मटेरियल का यूज करते हैं, है ना। उसमें आपका सिरामिक मटेरियल समझिए एक तरह से मिट्टी वाला बर्तन के जैसा रहता है, बस इतनी सोच लीजिए, है ना, जो बहुत टफ होता है, उसको अलग से तैयार किया जाता है। इसमें सबसे आगे चाइना है। हम लोग जितना भी सिरामिक मटेरियल यूज करते हैं चाइना से मंगवाते हैं, अपने इंडिया में नहीं बनता है। और इंडिया में बनता है तो हम लोग खरीदते नहीं है, क्योंकि कमीशन चाहिए नेता लोगों को, है ना। तो बात समझ लीजिए यहाँ पर सिरामिक मटेरियल, यानी कि हम लोग जो है, आप हीट इंजन के क्या कीजिएगा ना, बाइक इंजन को जब चेक कीजिएगा हथौड़ी से हल्का हल्का मार करके, देखिए जब इंजन पर मारिएगा तो एक अजीब तरह का आवाज निकलेगा। मेटल में टन खन की आवाज, टन 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 आवाज आता है मेटल में। साइलेंसर पर मारिएगा तो टन टन आएगा, उसका जो बम्फर आता है उसमें मारिएगा टन टन का आवाज आएगा। लेकिन इंजन पर मारिएगा ना तो अजीब से खटखट खटखट आवाज आएगा, यानी वो मेटल का प्योर नहीं बना हुआ, वो एलॉय यानी कि सिरामिक मटेरियल का बना हुआ होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स वाल्व जो होता है, थर्मोडायनेमिक्स वाल्व में आपको दो तरह का वाल्व, एक डायाथर्मिक एक एडियाबेटिक। डायाथर्मिक मतलब हीट को आने जाने देगा, और एडियाबेटिक मतलब हीट को आने जाने नहीं देगा, वो सीधा उसको ब्लॉक करके रखेगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक वाल्व।
अब इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है अब वर्क डन पढ़ेंगे हम लोग। देखिए टर्म में वर्क डन इतना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन बनाते समय इसका साइन कन्वेंशन आपको पसीना छुड़ा देगा, यानी इसको समझना हर हाल में जरूरी है। तब तक आप लोग क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट जरा ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे नेक्स्ट वर्क डन। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क डन आपका, है ना। अब जो टर्म आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ना। थर्मोडायनेमिक्स की सब तो नाम तो सुन के आप लोग भी समझते थे बात को, है ना। तो मेन टर्म जो है आपको थर्मो। चलिए यहाँ तक में अगर किसी को कोई कष्ट हो, कुछ पूछना है तो बोलिए जल्दी से, आराम से बोलिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं एकदम बिल्कुल। लॉकडाउन में जो अच्छे से पढ़ ले, समझिए उसी का ना भविष्य बनेगा। चलिए किन्हीं को कष्ट नहीं है तो अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्क डन, है ना। वर्क डन, काम। काम तो सबको करना रहता है, आप भी काम कर रहे हैं पढ़ाई का, हम भी काम कर रहे हैं, है ना। आप लोग तो बैठ के कि सो करके कि खड़ा होके पढ़े हैं पता नहीं, लेकिन आपके सामने तो देखिए हम खड़े ही हैं, है ना। तो चलिए आपसे ज्यादा मेहनत तो कर रहे हैं कम से कम। अगला, अब नंबरिंग नहीं लिख रहे हैं 1 2 3 4, हम सीधे लिख रहे हैं वर्क डन। वर्क डन। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का फॉर्मूला सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एक बात याद कर लीजिए, यहाँ पर हर हाल में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ेंगे ना फिजिक्स में, वो आइडियल गैस वाला कंसेप्ट सब लगता है। सिंपली कहिए ना, गैस वाला कंसेप्ट लगता है। तो गैस में तो फोर्स लगाइए नहीं सकते हैं। गैस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रति होता है प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर होता है। तो आप जानते हैं प्रेशर P बराबर फोर्स बटा एरिया, तब तो आप लिख सकते हैं dW बराबर प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। अब इसका पिक्टोरियल डायग्राम में समझिए। मान लिया जाए यहां पर एक है आपका ये पिस्टन, है ना, पिस्टन, है ना। सिंपल भाषा मतलब फिजिक्स की भाषा है। इस पिस्टन यानी एक सिलेंडर होता है, एक सिलेंडर है ना, जो कि एकदम स्मूथ सिलेंडर है। इसमें एक पिस्टन लगा दीजिए इस तरह से, है ना, एकदम टाइट पैक कर दीजिए, इसको पैक कर दीजिए, हवा इस पार से उस पार नहीं जाए। और इस पर एक हैंडल लगा दीजिए। अब आप इस पर फोर्स लगाइए, फोर्स लगाइएगा तो इसके अंदर हवा बंद है, ये गैस है, इसके अंदर गैस जो है वो क्लोज कंटेनर में है। किसमें कंटेनर है? ये क्लोज्ड कंटेनर हो गया, क्लोज्ड, है ना, क्लोज्ड हो गया ये। अब जब इसको फोर्स लगाइएगा तो ये कुछ ना कुछ तो अंदर जाएगा। मान लिया कि यहाँ पर पहले था, अब बाद में यहाँ पर पहुंच गया, तो यहाँ एक्स इनिशियल में था और यहाँ फाइनल में था। तो यहाँ पर ये जब नीचे गया तो गैस तो दब गया, तो गैस जब दबा तो उसका वॉल्यूम चेंज किया। वॉल्यूम क्या किया? चेंज किया होगा।
यानी कि अगर इसका एरिया ए है और ये दब गया dx से, कितना से, dx से, यानी कि तब तो कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम जो होगा, चेंज इन वॉल्यूम यहां पर जो होगा एरिया इनटू क्या लिखेगा, dx लिखिएगा। चेंज इन वॉल्यूम हुआ कि नहीं, ये मतलब ये पिस्टन का एरिया है, ये है एरिया ऑफ पिस्टन, है ना, एरिया पिस्टन है, और dx है डिस्प्लेसमेंट ऑफ जो आपका पिस्टन का जो है ऊपर नीचे हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो आप बताइए कि ये a इंटू डी एक्स चेंज इन वॉल्यूम हो गया, तो इसलिए वर्क डन जो हो गया आपका, वर्क डन dw बराबर हो गया आपका p इंटू dv। ये स्मॉल वर्क डन हुआ, लेकिन टोटल वर्क जब निकालने चलिएगा, टोटल वर्क, तो यहाँ p और dv का इंटीग्रेशन होगा, तब प्रेशर यदि कांस्टेंट है तो ऐसे इंटीग्रेट करेंगे, है ना, जो फंक्शन में मिल जाएगा। अभी हम लोग फिलहाल ऐसा करेंगे, यहां से ऐसे डालेंगे और v1 से लेकर के v2 तक इंटीग्रेट करेंगे। यानी कि हम आपसे पूछेंगे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पिछले जमाना वाला मत बता दीजिएगा कि सर फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट और एफ डॉट डी एक्स होता है, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ये सब बोल दीजिएगा तो क्षमा के योग नहीं रहेंगे। क्योंकि अब जब हम इस चैप्टर जितना दिन तक पढ़ाते रहेंगे, अच्छा लंबा चैप्टर ही चलेगा, क्योंकि जेई मेन इससे 2020 और 21 में जानते हैं हर एक सेट में ही 2 से 3 क्वेश्चन दिया है। अब सोच लीजिए ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, 10-12 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा अगर ध्यान से पढ़े। और उसमें भी केमिस्ट्री का है चैप्टर, ही केमिस्ट्री में भी यही सब चीज पढ़ना है, ठीक है। और केमिस्ट्री में तो इससे हमसे ज्यादा और पढ़ना फिर से, तो यानी टोटल वर्क डन हो गया पी डेल वी हो गया, इस बात को समझ लीजिए। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन का जो है ना बड़ा ही लफड़ा है, उस लफड़े को एकदम क्लियर कर देना है ना, गड़बड़ कुछ नहीं होना चाहिए एकदम, है ना, सारा लफड़ा को एकदम सही सही कर देना है। कैसे, तो साइन कन्वेंशन लिख करके, क्या, साइन कन्वेंशन। देखिए यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा अंतर होता है, हमारा समझने का तरीका केमिस्ट्री के समझने का तरीका में थोड़ा बहुत तो गड़बड़ है। हम लोग क्या करते हैं ना, फिजिक्स वाले लोग बाहरे से देख के अंदाजा लगा के सब कुछ बता देते हैं, और केमिस्ट्री वाले अंदर घुस के स्टडी करते हैं, है ना, क्योंकि मोलिक्यूल के बारे में उनको जानना है, हम ओवरऑल बॉडी के बारे में बताते हैं। तो हम बाहर से सब कुछ देख के काम करेंगे फिजिक्स में, बात याद कर लीजिए। अब हमारा साइन कन्वेंशन बाहर से विजुअलाइजेशन होगा, सिस्टम के अंदर नहीं घुसना है हमको, सिस्टम को बाहर से देख लेंगे। जब सिस्टम को बाहर से देखेंगे तो सबसे पहले याद कीजिए दिस इज द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये क्या हुआ, थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर जब आप फोर्स लगाए तो वॉल्यूम घटा कि बढ़ा, बोलिए जल्दी से, वॉल्यूम घटा कि बढ़ा, घट गया सर, वॉल्यूम घट गया सर। वॉल्यूम घट गया। तब वॉल्यूम घट गया तो वर्क डन का जो फार्मूला था यहाँ पर, इसको और भी लिख सकते हैं एक बार, टोटल वर्क डन का फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। टोटल वर्क का फार्मूला जो होगा P इंटीग्रेशन dv का भी होगा, तब v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये भी एक फार्मूला होगा आपका वर्क डन का सिंपल रूप में। तो अगर ये वर्क डन का फार्मूला तब फाइनल माइनस इनिशियल, और आप कहेंगे सर इस पर जब प्रेशर दिए, इस पर जब क्या किए प्रेशर दिए आप, तो क्या हुआ, वॉल्यूम घट गया, यानी बाद वाला वॉल्यूम कम है, इनिशियल वाला वॉल्यूम ज्यादा है, तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी आप समझ लीजिए इसका साइन कन्वेंशन 2-3 तरह से लिखेंगे। व्हेन वर्क इज डन ऑन सिस्टम, देखिए हम क्या लिखे हैं, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देन तब वर्क जो होगा उसको निगेटिव लिया जाएगा साइन कन्वेंशन में, इस बात को याद करना है। अब
क्योंकि जब सिस्टम पर आप काम किए तो वॉल्यूम घट गया, बाद वाला तो फाइनल से इनिशियल होता है, इसलिए वर्क डन निगेटिव हो गया। फिर इसी को लिख सकते हैं व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा अगर वर्क हुआ तो क्या हुआ, यानी कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम नहीं, अब सिस्टम काम किया, तो सिस्टम काम करेगा तो ये फैलेगा। क्योंकि याद कीजिए आपके बाइक के इंजन में जब तेल जाता है ना अंदर, इसी सिस्टम में जाता है, आगे पढ़ाएंगे फिर, बाइक का इंजन तेल जाता है तो ये फायर कैच करता है, आग पकड़ता है, आग पकड़ने के बाद वो जो एनर्जी निकलता है उससे गैस फैलने लगता है, तो फैलने लगता है तो पिस्टन ऊपर भागने लगेगा, यानी वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसलिए व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम अगर काम कर रहा है देन तब क्या होगा, वर्क जो होगा आपका पॉजिटिव होगा, याद कीजिएगा। यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी सिस्टम पर बाहर से काम हुआ तो वर्क डन नेगेटिव होगा, और अगर सिस्टम ने काम करके दिखा दिया तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो याद कीजिए बाइक पर जब आप बैठ जाते हैं फोर व्हीलर पर, तो इंजन काम करता है कि आप काम करते हैं, बताइए जल्दी ध्यान से। इंजन सर। इंजन काम करता है, तब ने वर्क डन बाय इंजन हुआ, तब ने आपको लेके चल जाता है फट से, है ना, क्योंकि वही हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गया मैकेनिकल में। तो हाँ, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं होता है। लेकिन स्टार्ट करने के पहले जो किक मारते हैं ना, वो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। वर्क डन क्या होता है, वो ऑन द किक मारते समय, किक करने में जब स्टार्ट हो गया ना तो वर्क डन बाय द सिस्टम होने लगता है, पहले ऑन और फिर बाय। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी साइन कन्वेंशन इसमें बहुत बाकी है वर्क डन में। कंसेप्ट को पकड़िए, क्वेश्चन तो अपने आप हवा में उड़ जाएगा। पहले 2 क्लास तो इसमें थ्योरी चलेगा मेनली, अच्छा थ्योरी है इसमें। बहुत लोग हल्ला कर देते हैं क्लासरूम में, सब थ्योरी ना लिखाते हैं। लिखिए, कितना थ्योरी लिखिएगा, है ना, थ्योरी वाला चैप्टर आएगा तो थ्योरी चलेगा, न्यूमेरिकल। अब न्यूटन लॉ में कोई थ्योरी नहीं है, वो तो खींच फिर के हम लोग थ्योरी बनाते हैं उसको। और एक बात और समझ लीजिए, जिनको वर्क पावर एनर्जी से आगे पढ़ना होगा, सर्कुलर मोशन से, है ना, आज वाले थी मतलब कि कल वाले क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा 2 बजे, क्योंकि सर्कुलर मोशन के बाद वर्क पावर एनर्जी, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन उधर से वो चलेगा। यानी आपको घर में बैठना नहीं है, ज्यादा और मेहनत करना है बस। मेरे साथ साथ जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट पाएंगे। अभी देखिए वर्कडन का खेल खत्म नहीं हुआ है, आपको क्या लग रहा है वर्कडन का खेल खत्म हो गया है? अभी ग्राफ बनाएंगे, है ना। देखिए ये प्रेशर और ये वॉल्यूम है, ठीक है। P बराबर है प्रेशर, मैं लिख देता हूं, बहुत लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, है ना। हमारे पढ़ाने के बाद भी हम बोल देते हैं तो सुनेंगे नहीं, दोबारा YouTube से वीडियो जाके देखेंगे नहीं, है ना, सीधा हमसे क्वेश्चन पूछेंगे फोन कर करके, सर P बराबर क्या होता है? अरे भाई P बराबर प्रेशर होता है, V बराबर वॉल्यूम होता है। अब देखिए एक बात समझ लीजिए पहले, अब प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ हम जैसा मन करेगा वैसा खींच देंगे, स्ट्रेट लाइन, पाराबोला, हाइपरबोला, जो मन करेगा खींच देंगे। और देखिए तुरंत खींच भी देंगे, है ना, ऐसे खींच दिए, वो जहां मन तहां से ऐसे वो ग्राफ खींच दिए। दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। एक बात हमको समझ में आया, बहुत लोगों को तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि बहुत लोग नए नए ज्वाइन किए हैं। देखिए फिजिक्स में है ना, जब मेरे से एकदम शुरुआत से जुड़िएगा ना तब मजा आ जाएगा। अब ग्राफ का मजा तो उनको नहीं पता चलेगा जो लोग हमसे ग्राफ नहीं पढ़े होंगे कभी, है ना। अब जो पढ़े हैं उनको बहुत मजा आएगा। आप बताइए कि वॉल्यूम यहीं रहेगा कि कभी ऊपर भी जाएगा? बोलिए जल्दी से। वहीं रहेगा सर वॉल्यूम। वॉल्यूम यहीं क्यों रहेगा? ऊपर भी तो जाए, ऊपर जाएगा। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, जो पढ़े हैं वो अच्छे से बता दिए। यही इसलिए रहेगा कि वॉल्यूम यहाँ वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
वॉल्यूम चेंज होगा तभी वर्क डन होगा, इस बात को याद कीजिए। प्रेशर चेंज होगा तो वर्क डन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। अगर प्रेशर चेंज हुआ तो वर्क डन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम में यदि चेंज किया तो वर्क डन होगा, इसकी फुल गारंटी है। इसलिए याद कीजिए वर्क डन को कि P बराबर होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल, आने की मेन वेरिएबल ये है, और जो मेन फंक्शन होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है। बार बार समझाते हैं, है ना, जैसे पहले भी समझाया है ना कि y इक्वल टू 2x प्लस 3 जब लिखते हैं तो हमेशा x ही यहाँ क्या लिखा था, y क्यों लिखाता है? उसका रीजन है x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ऐसा होता है, उसका रीजन यही है। तो हम लोग वॉल्यूम एक्सिस इधर ही रखेंगे। दूसरी बात कि वॉल्यूम एक्सिस ग्राफ के दोनों एंड से, देखिए ग्राफ का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आप लोग को बहुत डर लगता है, लेकिन ग्राफ का क्वेश्चन मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं। क्यों? ग्राफ में दो ये काम करना रहता है, या तो एरिया निकालिए या तो स्लोप निकालिए। अब मैथ का दो फंडा 10th क्लास से पढ़ते हैं, स्लोप बराबर tan थीटा और एरिया बराबर जो एरिया बन जाएगा उसका एरिया निकाल लेंगे। और हम लोग के फिजिक्स में क्या जानते हैं पढ़ना है, क्या वो सर्किल, आपका ट्रेपीजियम, है ना, रोम्बस। रोम्बस का तो बहुत कम, क्योंकि रोम्बस का फॉर्मूला बहुत लोग को एरिया का नहीं आता होगा। तो मेनली ट्रेपीजियम आता है, ट्रायंगल आता है, स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, यही सब आता है, 3-4 वो तो आता है, छठा सतमाला। यानी कि बात समझ लीजिए, और इसमें किया जाता है वो समझिए। ग्राफ के दोनों एंड से जो जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके तरफ हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। इस तरह से देख लिए ध्यान से, इधर नहीं, प्रेशर के तरफ नहीं डालना है, बात याद कर लीजिए। याद हो गया? प्रेशर के तरफ नहीं डालना है। दोबारा नहीं तो YouTube खोल करके देख लीजिएगा वीडियो, अगर कंफ्यूज करने लगेगा तो दोबारा एकदम समझ लीजिए अच्छी तरह से। प्रेशर के तरफ ये डॉटेड लाइन कभी नहीं डालना है, वॉल्यूम के तरफ डालना है। अगर एग्जाम में कभी कंफ्यूज करने के लिए देता है, एडवांस दिया है बहुत बार क्वेश्चन, इधर प्रेशर लिख दिया, इधर वॉल्यूम लिख दिया है, और ग्राफ ऐसे खींच दिया था, ग्राफ यही खींचा था ऐसे, है ना, ग्राफ ऐसे ही खींचा था और आपको वर्कडन कह दिया था निकालने के लिए। तो हम लोग तो इतने आत्मविश्वास के साथ पढ़ते हैं ना, मत पूछिए, सीधा इधर का वर्कडन निकाल देते हैं फर्स्ट से। आओ ना देखे तब इधर से डॉटेड किए, क्योंकि 99% क्वेश्चन आपको ऐसे करना रहेगा तो इधर से याद रहता है, और इसमें यदि इधर से ही वर्कडन निकाल दिए तो आपका गलत हो गया। हमने कहा जो इंडिपेंडेंट लाइन है उसके तरफ, यानी सीधा सीधा याद रखिए ना कि थर्मोडायनेमिक्स में वॉल्यूम एक्सिस के तरफ परपेंडिकुलर डालना है। तो वॉल्यूम एक्सिस के तरफ परपेंडिकुलर इधर से डालिए, ऐसे वॉल्यूम एक्सिस के तरफ डालिए, और जो एरिया बॉन्डेड होगा ना यही एरिया निकालना है, दूसरा एरिया नहीं निकालना है। और ये एरिया जो बॉन्डेड हो रहा है यही एरिया निकालना है, बस इतना याद रखिए। तो ग्राफ का दो ही काम किया जाता है, या तो आपका एरिया नहीं तो स्लोप निकाला जाता है। तो आप बताइए, अगर ये भी इनिशियल है और ये भी फाइनल है, और यहाँ पर भी इनिशियल है और ये भी फाइनल है, तो वर्कडन का फॉर्मूला इनटू में आया। देखो और रहस्य का बात समझिए, ये सब कॉपी में लिखवाया नहीं जाता है, बोलते हैं सुन लीजिए, याद कर लीजिए। और ऑनलाइन में तो और फायदा है, जब कंफ्यूज करने लगे फिर से उसी वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, कंफ्यूजन हो तो। अगर फार्मूला गुना में आ जाए, एकदम सीधा बिहारी में समझिए, अगर फार्मूला गुना में आ जाए, इनटू में आ जाए, तो हर हाल में एरिया निकालेंगे। अगर फार्मूला भागा में रह जाए, डिवीजन में, तो हर हाल में स्लोप निकालेंगे, याद रह जाएगा। अगर फार्मूला डिवीजन में रह जाए तो स्लोप निकालेंगे, और फार्मूला अगर इनटू में आ जाए तो क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। यहाँ फार्मूला जो है इनटू में है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का एरिया, यानी आपको लिखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ पीवी ग्राफ इक्वल टू होगा वर्क डन। क्या होगा? वर्क डन। इस बात को याद कर लीजिए। एरिया ऑफ पीवी ग्राफ जो है हर हाल में क्या बताएगा आपका, वर्क डन बताएगा, वर्क डन, है ना। अब प्रॉब्लम ये होता है
कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन निगेटिव कब होगा, इस बात को समझिए। तो फिर से साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फिर से, और साइन कन्वेंशन फिर से ये है कि इफ फाइनल वॉल्यूम, एकदम शुद्ध भाषा में लिखते हैं, गड़बड़ भाषा में नहीं, ये फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, देन वर्क डन इज पॉजिटिव। एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, भूलिए नहीं। अगर फाइनल वॉल्यूम क्या हो, ज्यादा हो इनिशियल से, तो वर्क डन हर हाल में क्या होगा, एकदम पॉजिटिव होगा। पूरी तरह से याद कर लीजिए। अब उल्टा वाला लिखने की जरूरत तो है नहीं कि अब होगा निगेटिव तो ये हो जाएगा, इस बात को समझिए अच्छी तरह से। यानी कि यह वर्क डन, अगर देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें एरो ऐसे दे दिए हैं, देखिए ऊपर की ओर ऐसे एरो दे रहे हैं, अगर ग्राफ में एरो दिया रहेगा हमेशा, अब थर्मोडायनेमिक्स में एरो दिया रहेगा, अगर एरो ऐसे दिया रहे तो वॉल्यूम इंक्रीज करा, इनिशियल से फाइनल की ओर जा रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा, क्योंकि वॉल्यूम एक्सिस में याद कीजिए, थोड़ा कोऑर्डिनेट का भी ध्यान होना चाहिए। यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, वॉल्यूम बढ़ गया तो वर्क डन पॉजिटिव, यानी कि इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्या होगा, इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इसी में ऐसे दे दिए हैं, ऐसे, इसमें भी वही चीज है, देखिए दोनों ग्राफ एक ही जैसा खींचा हुआ है, ये भी इधर खींचा हुआ है, ये भी इधर खींचा हुआ है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम जो है ना अपने आप को चेंज किए हुए हैं। तो ये नहीं देख के बना दिया कि अच्छा ऐसे ग्राफ जाएगा ना तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, ये बोल दिए तो आप गए, वैसा बोलना ही नहीं। अगर ऐसे जा रहा है तो पहले ये चेक कीजिए कि ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये फाइनल वॉल्यूम है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, हाँ तब वर्क डन पॉजिटिव है, अन्यथा नहीं। इसीलिए एकदम शुद्ध भाषा में लिखे हैं, इफ वर्क डन, इफ फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम से बड़ा है, तभी आपका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अन्यथा वर्क डन पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो इसको एक बार, फिर आगे अभी ग्राफ में चलेंगे। ये ऑनलाइन में ना और आप लोग थका देते हैं हमको, ऑफलाइन में तो मजे से पढ़ाते थे, 20 मिनट पहले 2 बोर्ड लगाए रहते हैं बड़का गो, है ना, आराम से पहले आधा घंटा पढ़ाते हैं, दोनों बोर्ड भर जाता है, फिर हम 20 मिनट बैठ जाते थे। ये ऑनलाइन में क्या करते हैं आप लोग, हमको खड़े रखते हैं, अपने मजे में सो रहे होंगे बहुत लोग, है ना जी, नहीं समझ में आ रहा था। चेयर पर कैसे बैठ कर पढ़ाएंगे, मास्टर को खड़ा रहना पड़ता है, प्रॉब्लम तो यहाँ यही है। चलिए यहाँ देखिए, चेयर पर बैठ जाएंगे तो एनर्जी घट जाएगा शरीर का। देखिए अब जो यहाँ पर है ना, साइन कन्वेंशन में आगे की बात करते हैं। देखिए ये पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ है, साइक्लिक ग्राफ बना रहे हैं, ऐसे साइकिल वाला ग्राफ बना रहे हैं ऐसे, है ना, और एक ग्राफ फिर पीवी बना रहे हैं ऐसे, है ना, पीवी ग्राफ ये भी है, साइक्लिक वाला ही है, लेकिन साइक्लिक इसका ऐसा है, देखिए सबसे पहले साइक्लिक ग्राफ का मतलब क्या समझिएगा, और नॉन साइक्लिक का और ग्राफ बना रहे हैं, देखिएगा गौर से समझिएगा, सब पीवी ग्राफ है ना, ये जो है ऐसे है, ये भी ग्राफ ऐसे है। देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, इस ग्राफ में हम लोग इधर से ऐसे चल रहे हैं और ऐसे रिटर्न हो रहे हैं, इस ग्राफ में ऐसे जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, फिर ऐसे लौट जा रहे हैं, इस ग्राफ में ऐसे गए और ऐसे चले गए। देखिए ध्यान से समझिए, आप लोग बताइए इसमें से कौन कौन सा ग्राफ साइक्लिक है या सभी ग्राफ साइक्लिक है? फर्स्ट में रिएक्शन चाहिए, बोलिए जल्दी जोर से। तीसरा साइक्लिक नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड है, थर्ड नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड है। अच्छा फर्स्ट और सेकंड साइक्लिक है, वेरी गुड, लगता है समझ में आता है आप लोग को, अच्छी बात। देखिए साइक्लिक ये नहीं है, क्यों, ये ग्राफ जाके यहाँ पर एंड हो रहा है, ये दूसरा प्रोसेस है,
ये साइक्लिक नहीं है, यानी नो साइक्लिक ग्राफ, नो साइक्लिक है, ठीक है। ये दोनों साइक्लिक है। तो फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड वो साइक्लिक नहीं है तो उसकी बातें नहीं करेंगे। अब जरा गौर कीजिए, साइक्लिक ग्राफ में आपको ये जानना है कि क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव होगा कि एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये यदि समझना है तो उसके लिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बनाने का तरीका क्या है ना, ग्राफ को इन जनरल आप ऐसे ऐसे ध्यान में रखिए। वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम का इनिशियल पॉइंट कहाँ है, वॉल्यूम का इनिशियल पॉइंट, तो देखिए ऐसे कीजिएगा, इस ग्राफ का इनिशियल पॉइंट वॉल्यूम को यही बतलाएगा और फाइनल वॉल्यूम का यही बताएगा, यानी कि V1 ये होगा, V2 ये होगा, ऐसा होगा। इसमें आप देखिएगा तो इनिशियल वॉल्यूम इधर और फाइनल वॉल्यूम इधर होगा, V1 V2। अब जरा गौर कीजिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां से जब इधर जा रहे हैं, देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, अगर इस ग्राफ का और इस पॉइंट से यहां तक के ग्राफ की बात कीजिएगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, बोलिए जल्दी से। हम इस पॉइंट से यहाँ A लिख देते हैं, यहाँ B लिख देते हैं, A से B की ओर इधर से जा रहे हैं नीचे वाले से, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है वॉल्यूम। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से वॉल्यूम बिल्कुल बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। ये वर्क डन जो ब्लैक से किए है ना, ब्लैक वाला वर्क डन पॉजिटिव का हो गया, ये पॉजिटिव वर्क डन हो गया, ठीक है। अब B2A चलते हैं, कहां से चलते हैं? B2A। तब B से ये चलेंगे तो वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। घट रहा है। तो घट रहा है, तो यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे ना, तो ये पूरा एरिया लेंगे, पूरा ऊपर से नीचे तक का एरिया ये पूरा लेंगे। देख लिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक आप पूरा ले लिए। ये नहीं कि सर्किल के अंदर, सर्किल के बाहर वाला एरिया लेंगे। तो देखिए निगेटिव वाला जो वर्क डन है, रेड वाला, वो बहुत ज्यादा है। रेड वाला जो है निगेटिव वर्क डन है। कैसा हो गया? निगेटिव। तो अब आप सोचिए कि ये जब आपका एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में उल्टी चल रहा है पीवी ग्राफ, तो पॉजिटिव वर्क डन छोटा हुआ, निगेटिव वर्क डन ज्यादा हुआ। तो आपको लिखना पड़ेगा क्लॉकवाइज में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना। वर्क डन तक कम से कम खत्म करेंगे ना, क्योंकि फिर क्लास है 9 बजे से। देखिए तो बात समझ लीजिए, हम लिख रहे थे एंटी क्लॉकवाइज जब होगा, क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज जब होगा, फॉर एंटी क्लॉकवाइज के लिए लिख देते हैं ऐसे, फॉर एंटी क्लॉक, फॉर एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? वर्क डन क्या होगा? वर्क जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंटी क्लॉक, सॉरी निगेटिव ना होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव वर्क डन ज्यादा है, ठीक है। और उसी तरह से इसमें देखिए, अब अच्छा इसमें भी हम एंटी क्लॉक ही बना दिए थे, तो इसमें क्लॉकवाइज बना लेते हैं, है ना। इसको एरो के बदल देते हैं, थोड़ा सा एरो को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं, एरो को बदल देते हैं इस तरह से, यानी कि अब की बार क्लॉकवाइज कर देते हैं। तो देखिए जब क्लॉकवाइज कीजिएगा ना, तो इसका वॉल्यूम घट रहा है, नीचे वाले के, नीचे वाले का वॉल्यूम घट रहा है, तो इसका वर्क डन क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। देख लिए ध्यान से, जबकि इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है इस ग्राफ पे, इसका तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन नहीं होगा। ये जो है बढ़ रहा है, तो इसका जो बनाइएगा आप, तो इसका कहां से कहां तक बनाइएगा? यहाँ से ऊपर से नीचे तक पूरा का एरिया लीजिएगा, ये एरिया, और रेड वाला एरिया पॉजिटिव है। आपकी रेड वाला जो एरिया पॉजिटिव है वो ज्यादा है, यानी कि आपको ये पॉइंट याद करना पड़ेगा कि फॉर क्लॉकवाइज में, फॉर क्लॉकवाइज में वर्क डन जो होगा, वर्क डन जो होगा आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव होगा पीवी ग्राफ का, और जबकि एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन क्या होगा? आपका निगेटिव होगा। इस बात को ध्यान देना है अच्छी तरह से, बात को समझ लिए अच्छी तरह से हम क्या कर रहे हैं। दूसरी बात नोट पॉइंट में ये होना है
कि फॉर साइक्लिक ग्राफ हेलो में फॉर साइक्लिक ग्राफ हेलो फॉर साइक्लिक ग्राफ, ठीक है, जो साइक्लिक ग्राफ होगा उसको बात को ध्यान से समझिएगा। साइक्लिक ग्राफ में तो साइक्लिक हेलो ग्राफ जो होगा उसकी बात को अगर समझिएगा ध्यान से, ठीक है। जब साइक्लिक ग्राफ में अब देखिएगा, फॉर साइक्लिक ग्राफ वर्क डन बराबर होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। मतलब जो क्लोज है ना उसी का सिर्फ एरिया निकालेंगे, इधर उधर का एरिया अब नहीं निकालना है। यानी ये सर्किल है तो सर्किल का एरिया ले लेंगे, अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। यानी फॉर साइक्लिक ग्राफ में वर्क डन इज इक्वल टू होगा एरिया अंडर कर्व। यानी एरिया किसका निकालेंगे, सिर्फ कर्व का निकालेंगे, ठीक है। तो ये था वर्क डन। यानी वर्क डन में क्या क्या होगा उस बात को समझ लीजिए। हम लोग वर्क डन में क्या क्या सीखे पहले, कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, हमने वॉल्यूम बढ़ा होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पीवी ग्राफ जो होगा क्या होगा आपका, देख लीजिए, पीवी ग्राफ जो होगा साइक्लिक होगा। अगर तब यानी तीनों को कोरिलेट कीजिए आपस में। पॉजिटिव वाला का सबका याद कर लीजिए और निगेटिव वाला में तो उल्टा हो जाएगा। दोनों को मत रटिए आप। अगर अभी आप शुरुआत में याद करने की जरूरत पड़ रहा है, आपको याद करने की रखने की जरूरत पड़ रहा है, जैसे हमको याद करने की जरूरत नहीं है, परमानेंट मेमोरी में चला गया है। आप पहली बार पढ़े, परमानेंट मेमोरी में जाएगा जल्दी नहीं। तो जब भी दो चीजों होती है ना एक साथ प्लस माइनस में, तो सारा सब कुछ पूरे फिजिक्स में एक धारणा बना लीजिए, एक स्टैंडर्ड। देखिए पढ़ाई का एक ही तरीका है कि आप सोचिए थोड़ा, सबको मत रटा मारिए। पॉजिटिव वाला जितना कंसेप्ट बताए हैं उसको याद कर लीजिए, अगर उसका उल्टा हुआ तो नेगेटिव वाला होगा, सीधा सीधा बात है। तो इसमें समझने में ये भी बात याद कीजिए। तब पॉजिटिव वर्क डन कब कब होगा, बात समझ लिए, जब वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम कम बढ़ेगा जब वर्क डन बाई सिस्टम होगा। और वॉल्यूम कब ज्यादा पॉजिटिव होगा, तो आप समझ लीजिए कि आपका क्या क्लॉकवाइज में वर्क डन क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। यानी कि तीनों पॉजिटिव को याद कर लेना, कहानी खत्म। और एरिया क्या लेंगे, एरिया अंडर कर्व लेंगे जब भी बनाएंगे तो, है ना, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में, है ना। पीवी ग्राफ को आइसोथर्म ग्राफ भी कहा जाता है, आइसोथर्म ग्राफ भी कहा जाता है। याद कर लिए, लिखेंगे नहीं, पीवी ग्राफ को आइसोथर्म ग्राफ भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में भी अच्छा टर्मिनोलॉजी सब चलेगा। इंटरनल एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी क्या है, कैसे हम लोग करेंगे, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। इसलिए आज का क्लास अब यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। और फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, यानी परसों, ठीक है। और कल जो देखिए बहुत लोगों को क्लास हमेशा पूछते रहते हैं कब होगा, ठीक है। तो हम मैसेज कर देते हैं ग्रुप में, उस बात को आप समझ सकते हैं, बात को, पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है। हम देखिए 2 जगह 11th पढ़ा रहे हैं 2 बार। एक अभी जो है 11th चलता है ना, आपका हीट चलेगा। हीट के बाद इसमें आपको चलेगा साउंड, है ना, इधर वाला चैप्टर। और उधर से आपका सर्कुलर मोशन से वर्क पावर एनर्जी से फिर आपका कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, है ना, ये सब चलते रहेगा। हम सोच रहे हैं कि घर में आप बैठे हैं तो आपके पास बहुत टाइम है, आने जाने का टाइम बच रहा है ना, घूमने फिरने का टाइम बच रहा है। घर में मम्मी पापा है तो मोबाइल कम देखते होंगे, बहुत सारा आपका फायदा हो रहा है ना। केवल पढ़ाई सर में 2 थोड़ा सा बजे वाले दूर है। क्लास में होगा कॉलेजन सब? हाँ आज से कॉलेज ही तुरंत चालू है, हाँ लगातार अब रहेगा। आज कल सर्कुलर मोशन चालू होगा 2 बजे, और सर्कुलर मोशन के बाद तुरंत वर्क पावर एनर्जी, और वर्क पावर एनर्जी के फिर कोलिजन, सेंटर मास में रोटेशन, फ्लूइड जो भी है, ग्रेविटेशन, उसमें सोच रहे हैं कि 2 महीना के अंदर 11th इधर पूरा समाप्त कर दे, इधर लाइट समाप्त हो जाए, है ना, लाइट मॉडर्न। उसका फिर फर्स्ट बुक बचेगा, और फर्स्ट बुक पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने के लिए
आपका मैग्नेट पढ़ने के लिए 11th पूरा पढ़ा होना चाहिए, फार्मूला सब याद होना चाहिए 11th का, कम से कम इतना होना चाहिए। रोटेशन का यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, कैसे आपको समझ में आएगा, इसलिए लाइट चालू किए हैं। क्या हम इलेक्ट्रोस्टैट चालू करने में हमको कोई दिक्कत है? देखिए इलेक्ट्रोस्टैट का भी एगो वीडियो यूट्यूब पर डाले हैं, जरा समझ के तो देखिए उसमें कितना 11th यूज हो रहा है। जैसे ही थ्योरी खत्म हुआ क्वेश्चन आया तो 11th आ गया, वर्क ऑफ एनर्जी, है ना। जबकि एक ही वीडियो जानबूझ के डाले हैं, उसको देख के आप समझ सकते हैं कि 11th में हम लोग कितना यूज करेंगे। इसीलिए जानबूझ के सेकंड बुक चालू किए थे। और हम सोच रहे हैं कि लॉकडाउन में आप लोग बहुत खाली रहते हैं, जिनका एक आध दो का टाइम कहीं टकराएगा उकराएगा तो सेम लेक्चर तो वीडियो पर भी डाला हुआ रहता है ना, वहां से भी आप देख सकते हैं। आप देखिए पढ़ना चाहते हैं तो कहीं से भी मिल जाएगा, एकदम 100% रिकॉर्ड करते रहते हैं वीडियो आप लोग का। देखिए यहीं पर सब कुछ होते रहता है, आप लोग को दिखाए हुए तो देखिए है ना, रिकॉर्ड डबल पिक्चर चल रहा है ना, देख लीजिए यही है ना, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं देखिए, आप लोग का नाम भी दिखता होगा बगल में, है ना, सब यहीं पर रखे हुए रहते हैं, क्या करते हैं जो, है ना। इसीलिए ना आप लोग माइक, कोई वीडियो ऑन करते हैं, कोई माइक ऑन करते हैं। देखिए अभी लॉकडाउन में फायदा उठाइए, बस इतनी सोच लीजिए। आप लोग सोचते होंगे कि सब तो अस्त व्यस्त है, सब अस्त व्यस्त नहीं है। 10 लाख में 15 लाख में 2 लाख बच्चा मन से पढ़ रहा है, अब मेन फाइटिंग उसी में होगा। और सीट है 10,000, अब सोच लीजिए वो 10,000 के अंदर आना इतना आसान नहीं है, एकदम समझिए नामुमकिन है। उसको मुमकिन करके दिखाने के लिए आपको अपना हर एक औकात पार कर जाना पड़ेगा। एक चीज को जब तक आप 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है। एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हीट में ये सब फार्मूला है, कोलिजन में ये फार्मूला है, यहाँ ये चैप्टर है, ये टॉपिक है। आधा लोगों को तो टॉपिक नहीं पता रहता है, पूरा पढ़ लेते हैं, अब कोलिजन में क्या क्या पढ़ना है पते नहीं है, हीट में क्या क्या पढ़ना है पते नहीं है ना। उसी तरह केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, जो भी आपका सिलेबस, हर चीज को 5-6 बार पढ़ेंगे तब। और बहुत टाइम है आपके पास, क्योंकि आप खेलने नहीं जाते हैं तो थकते भी नहीं हैं, बाहर निकलते नहीं तो घूमते नहीं, तो वो भी समय सब बच रहा है। नहाने धोने, खाने पीने, लंच फंड काम में 2 घंटा, और सोने में 8 घंटा, 10 घंटा, तभी आपके पास 14 घंटा बच रहा है। ठीक है, तो आज का क्लास अभी करते हैं, ठीक है सर स्क्रीनशॉट लेने स्क्रीनशॉट लेने दीजिए।